जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन जो है, जहां से कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज हम वो वाला कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, सेकेंड ईयर, यानी कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि डीसी मोटर और जनरेटर आपकी इस चैनल पर पहले से भी उपलब्ध है, लेकिन फिर से एक अलग अंदाज में और एक नए तरीके से इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है परिचय की। देखिए यहाँ पर परिचय में हम यही जानेंगे कि जो डीसी हमारा जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर क्या काम आता है और डीसी जनरेटर क्या करता है। सबसे पहले तो डीसी जनरेटर क्या काम करता है भाई, आप सभी ने सुना है कि ये ईएमएफ उत्पन्न करता है। ठीक है, सभी सुना है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये गलत है भाई। ये कभी भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता। डीसी जनरेटर का मात्र और मात्र एक काम है, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलना। डीसी जनरेटर क्या करता है भाई, इसके पास यांत्रिक ऊर्जा इसको दी जाती है। क्या दी जाती है? यांत्रिक ऊर्जा इसे दी जाती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ये वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन सी ऊर्जा में? वैद्युतिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। समझ में आ गई बात? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली मशीन हमारी जनरेटर कहलाता है, या फिर कहे कि अल्टरनेटर कहलाता है। लेकिन यदि यह यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है तो हम इसे फिर डीसी जनरेटर कहते हैं भाई। ठीक है, और अगर इसी प्रकार से कोई मशीन है, वो यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एसी में बदलता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अल्टरनेटर कह देते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, जो कि हमारे नए स्टूडेंट, कोई भी नया नहीं है वैसे तो, ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए ये लेसन नया ही है, एक दो बार पढ़ चुके हो मानते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए नया है। तो मैं बता दूं यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है भाई। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? देखिए, किसी भी मशीन को यदि हम हाथ से घुमाते हैं तो हमने खाया खाना, हमने एक ऊर्जा ली, और ये ऊर्जा हम मशीन को घुमाने में खपत कर रहे हैं भाई। ऊर्जा तो हमारी जा रही है, तो हम मशीन को घुमा रहे हैं, हाथ से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, मशीन को हम ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। और इस यांत्रिक ऊर्जा से घुमाने के कारण यहाँ पर हमें वैद्युतिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ये क्या कहलाती है? हमारी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो डीसी जनरेटर का परिचय समझ में आ गया। डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा लेकर के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, और डीसी जनरेटर की अगर बात होती है तो वह डीसी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसके बाद में हमारे पास कुछ डीसी जनरेटर का एक सिद्धांत होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर का एक सिद्धांत होता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है भाई? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। और यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहां पर किसी चालक को घुमाया जाए, ठीक है, और इस प्रकार घुमाया जाए कि यहां से निकलने वाली बल रेखाओं का छेदन हो, तो यहां पर इसके सिरों पर हमें क्या मिलेगा भाई? ईएमएफ मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहता है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी चालक को घुमाया जाए तो चालक के दोनों सिरों पर हमें ईएमएफ प्राप्त होगा। यह कहता है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसके बाद में डीसी जनरेटर के कुछ भाग होते हैं। इसके बाद में डीसी जनरेटर के कुछ भाग होते हैं। एक एक भाग को कंप्लीट करते हुए आगे चलते हैं, और जैसे जैसे हम भागों को पढ़ते हुए आगे चलेंगे, आपके सामने एक जनरेटर की बॉडी और पूरा एक जनरेटर, प्रॉपर जनरेटर बनकर के तैयार होगा। सबसे पहले यहां पर बात आती है योग की। क्या बात आती है भाई? योग की। यहां पर योग से आप अपनी चमड़ी को समझ सकते हैं या बॉडी को समझ सकते हैं। योग का मतलब क्या होता है? बॉडी होती है। ठीक है, जनरेटर की बॉडी होती है बड़ी सी, कुछ इस तरह से ये प्रतीत होती है दिखने में। ये क्या है? ये बॉडी है। क्या है भाई? ये बॉडी है। और ये बॉडी किसकी बनी हुई होती है? योग किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई हो सकती है कास्ट स्टील या कास्ट आयरन। ठीक है, ये कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की बनी हुई हो सकती है। और एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पर जो कास्ट आयरन का यूज लिया जाएगा वो छोटे जनरेटर के लिए यूज में लिया जाएगा। छोटे जनित्र में ये यूज लिया जाएगा। इसके बाद में कास्ट स्टील की यदि हम बात करें तो जितने भी बड़े जनित्र है, ठीक है, बड़े जनित्र के अंदर हम कास्ट स्टील का उपयोग करते हैं, क्योंकि कास्ट जो स्टील है वो कास्ट आयरन की अपेक्षा हार्ड होता है। क्या होता है भाई? मजबूत होता है। स्टील के बर्तन सभी के घर में होंगे,
ठीक है। और लोहे के बुरादे से बनी हुई कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि आपने देखी ही होगी। तो लोहे का बुरादा मजबूत होता है या स्टील मजबूत होता है, ये आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं कि स्टील जो होता है, स्टील कटता नहीं है, जल्दी से फटता नहीं है। और अगर लोहे के बुरादे से बनी हुई कोई भी उपकरण है, कोई भी चीज है, आप उसको जमीन पर फेंकोगे या फिर किसी पत्थर पे मारोगे तो वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि बड़े जनरेटर की जो योग है कास्ट स्टील की बनाई जाती है, क्योंकि बड़ा जनरेटर जब चलता है तो काफी तीव्र गति से वो कंपन करता है और हमारा जो स्टील है वो टूटता नहीं और हमारा जनरेटर सेफ रहता है। ठीक है। इसके बाद में बात आती है फील्ड पोल की। ठीक है। इसके बाद में क्या बात आती है भाई? फील्ड पोल की। फील्ड पोल हमारे पास यहां योग पर ही कसे हुए होते हैं। किस पर कसे हुए होते हैं भाई? योग पर ही कसे हुए होते हैं। आपके पास ये फील्ड पोल है और फील्ड पोल पर वायरिंग की जाती है। फील्ड पोल पर यह वायरिंग की जाती है भाई। अभी यहां पर ये क्या होता है? ये पोल होते हैं और इन पोल्स पर वायरिंग की जाती है। अगर मैं पोलों की बात करूं तो पोल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोल्डेड पोल, दूसरा होता है शू सहित लेमिनेटेड पोल। मोल्डेड पोल दिखने में, चौड़ाई में और लंबाई में बिल्कुल समान होता है। ठीक है। मोबाइल आपका होता है, मोबाइल की तरह आपका मोल्डेड पोल होता है। ठीक है, बिल्कुल समान इस तरह से। जो आपको यहां पर अभी ये नजर आ रहा है मोल्डेड पोल है। और अगर शू सहित लेमिनेटेड पोल की मैं बात करूं तो शू सहित लेमिनेटेड पोल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है भाई, ये इस तरह से होता है। ये शू सहित लेमिनेटेड पोल है। ये जो आपको ये फैला हुआ हिस्सा नजर आ रहा है, इसे हम क्या कह देते हैं भाई? शू कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शू हम इसे कह देते हैं। यहां पर शू के दो कार्य है। यहां पर शू के मेन दो कार्य है। पहला कार्य क्या है? जो आपने यहां पर वायरिंग कर रखी है। ठीक है, यहां पर ये जो आपने पोल वायरिंग कर रखी है, ये पोल वायरिंग एक तो बाहर ना निकले, और दूसरी चीज यहां पर सप्लाई देते ही वायरिंग क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। क्या करेगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को फैलाने का काम भी कौन कर रहा है? यहां पर हमारा ये शू ही कर रहा है। ठीक है, पोल शू ही कर रहा है। तो मोल्डेड पोल और पोल शू का आपको पता चल चुका होगा। मोल्डेड पोल का प्रयोग छोटे जनित्रों में किया जाता है और हमारे पास शू सहित लेमिनेटेड पोल का बड़े जनित्रों में किया जाता है, क्योंकि बड़े जनित्रों में वायरिंग ज्यादा की जाती है, छोटों के अंदर क्या की जाती है? कम वायरिंग की जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई? बड़े जनित्रों के अंदर शू सहित लेमिनेटेड पोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास बात आती है आर्मेचर की। जो डीसी जनरेटर के अंदर घूमने वाला पार्ट है, जिस पर चालक लपेटे जाते हैं, वो कहलाता है आर्मेचर। क्या कहलाता है भाई? आर्मेचर कहलाता है। तो आर्मेचर दिखने में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यह आर्मेचर कुछ इस तरह से होता है और इस आर्मेचर के अंदर यहां पर वायरिंग की जाती है। क्या की जाती है भाई? वायरिंग की जाती है। यह आर्मेचर है, ये घूमने वाला पार्ट है, इसके अंदर ये वायरिंग है, इसे हम चालक कहते हैं। यहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एन से एस की ओर जाएगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इन चालकों को घुमाया जाएगा और इन चालकों के सिरों पर ही हमें ईएमएफ प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आर्मेचर हो गया। ये आर्मेचर किसका बना हुआ होता है? आर्मेचर सभी को पता है कि लेमिनेटेड स्टील का बना होता है। ठीक है, नर्म लोहा होता है। क्या होता है भाई? नर्म लोहा होता है। इस नर्म लोहे के अंदर 2 से 5% तक क्या मिलाई जाती है? सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। किसकी? सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। और सिलिकॉन की मात्रा मिला करके इसको रिवेट से, जो इसकी पत्तियां होती है, पिवेट करके इन सभी को एक जगह जकड़ लिया जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं लेमिनेटेड करना। एक तो होता है लोहे का पूरा टुकड़ा और एक उसी लोहे को पत्ती नुमा संरचना में काट करके एक उनके बीच में वार्निश लगा करके और वापस से एक जगह जकड़ लिया जाए, तो उसे हम कहते हैं लेमिनेटेड करना। और आर्मेचर किसका बना होता है भाई? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। बात समझ में आएगी? किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। प्रॉपर पूरा सिलिकॉन स्टील नहीं होता, नर्म लोहा होता है। नर्म लोहे के अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है और सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 5% तक होती है, 2 से 4% तक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यह है लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, ये जो आर्मेचर है ये लेमिनेटेड कोर भी कहलाता है। ठीक है, ये लेमिनेटेड कोर है। लेमिनेटेड कोर किस तरह से बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, इसमें कितनी सिलिकॉन की मात्रा होती है, ये सभी याद होना जरूरी है। यहां पर एक चीज और आती है, साफ्ट। ये जो पूरा अब नजर आ रहा है आपको, ये है आर्मेचर। और इस शाफ्ट पर ही क्या लगा होता है? यहां पर एक कम्यूटेटर भी लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है भाई? कम्यूटेटर भी लगा होता है। मैंने बताया कि वायरिंग है। इस वायरिंग के जितने भी सिरे आएंगे, यहां पर इस कम्यूटेटर का एक नाजुक सा, बहुत कहे कि पूरे जनरेटर का सबसे कमजोर हिस्सा को क्या होता है? राइजर होता है। ठीक है, जहां पर यह वायरिंग जोड़ी जाती है, जहां पर ये वायरिंग जोड़ी जाती है, ये राइजर पर ये वायरिंग जोड़ दी गई है। और यहाँ पर कम्यूटेटर पर कुछ खांचे इस तरह से कटे हुए होते हैं। कम्यूटेटर की संरचना में यदि आपको बताऊं तो कम्यूटेटर की संरचना कुछ इस तरह से होती है। यहां पर क्या होते हैं भाई? ये वी की तरह एक कटा हुआ हार्ड ड्रोन तांबा होता है। ठीक है,
मतलब ये जो कम्यूटेटर की जो संरचना होती है हार्ड्रोन तांबे से बनाई जाती है, और वी की तरह ये इसके जो रोड्स होते हैं वी की तरह होते हैं, ये वी होते हैं, और इन सभी रोड्स के बीच में क्या भर दिया जाता है, सेगमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वी जो मैं बना रहा हूँ ये सभी सेगमेंट्स है, और इन सेगमेंट्स के बीच में क्या भरा जाएगा भाई, अब्रक भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा भाई, अब्रक भरा जाएगा। यहाँ पर अब्रक इसलिए भर रहे हैं क्योंकि अब्रक है अचालक। क्या है भाई, अचालक। अब अचालक तो पीवीसी भी है, फिर हम यहाँ पर पीवीसी क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि पीवीसी को मैं आपको बता दूं, जो पीवीसी है ना एक द्रव जो होता है, कहते हैं कि द्रव अचालक होते हैं, द्रव अचालक की कैटेगरी में आता है। शुरुआत में ये द्रव होता है लेकिन सूखने के बाद ये कठोर हो जाता है, और कठोर हो गया तो ये टूट भी जल्दी जाता है, भंगुरता इसकी बहुत ज्यादा होती है। और जब यहाँ पर अगर आप पीवीसी भर दोगे और थोड़ा बहुत भी टुकड़ा अगर बाहर रह गया तो क्या होता है कि यहाँ पर ब्रशेस लगी हुई होती है जिनसे स्पर्श करता हुआ हमारा कम्यूटेटर घूमता है, और ये आपका ये जो जिसे आप पीवीसी कहते हैं, पीवीसी नहीं बेकेलाइट, तो बेकेलाइट टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर अब्रक बढ़ते हैं, क्योंकि अब्रक बंगूर नहीं होता, अब्रक घिसता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर इसीलिए हम इन सेगमेंट्स के बीच में क्या भर देते हैं भाई, अब्रक भर देते हैं। यहाँ तो हमने अब्रक भर दी, लेकिन इसका आधार जो होता है, आधार किसका होता है भाई, आधार हमेशा इसका बेकेलाइट का होगा। ये आधार जो जिस पर हमने इनको लगाया है, ये जो आधार आपको नजर आ रहा है ये बेकेलाइट का होगा। अब इसको इसी तरह उठा करके यहाँ पर जो आपकी शाफ्ट है इसमें इस तरह से कस दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया कम्यूटेटर का काम। कम्यूटेटर का सबसे पहले काम क्या होता है, कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। लेकिन इस कम्यूटेटर का एक रूल है कि जब मेरे को घुमाया जाएगा तभी मैं मेरा काम करूंगा, तभी मैं डीसी को एसी में या एसी को डीसी में कन्वर्ट करूंगा। यदि मेरे को घुमाया नहीं गया और मेरे अंदर ऐसे ही डीसी दे दी गई है तो मैं किसी चीज को कन्वर्ट नहीं करने वाला। मेरा रूल है कि जब भी आप मेरे अंदर डीसी दो तो मेरे को घुमाओ तभी मैं आपको एसी प्राप्त करवाऊंगा, या एसी दो मेरे को घुमाओ मैं आपको डीसी प्राप्त करवाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो कम्यूटेटर होता है वो सिर्फ एसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता है, कम्यूटेटर डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये कम्यूटेटर का मेन काम है। यहां से कम्यूटेटर से जो आपके सवाल आएंगे वो आएंगे कि सेगमेंट्स किस आकृति के होते हैं, व्याकृति के होते हैं। सेगमेंट्स के बीच में क्या भरा हुआ होता है, अब्रक भरा हुआ होता है। सेगमेंट्स किसके बने हुए होते हैं, हार्ड्रोन तांबे के बने होते हैं। से जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर का आधार किसका होता है भाई, बेकेलाइट का होता है। कम्यूटेटर का मेन काम क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। कम्यूटेटर किस तरह से वर्क करेगा, जब इसको घुमाया जाएगा तभी ये वर्क करेगा। कम्यूटेटर से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। कम्यूटेटर कंप्लीट हो गया, इसके बाद में आती है फील्ड कॉइल। हमने यहाँ पर फील्ड पोल देखे थे, ठीक है, हमने यहाँ पर फील्ड पोल देखे थे और मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने वाइंडिंग कर रखी है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो फील्ड पोल है इनके ऊपर ये जो वाइंडिंग हो रही है इसको हम क्या कह देते हैं भाई, फील्ड कॉइल कह देते हैं। और ये फील्ड कॉइल किसकी बनी हुई होती है, एनिल्ड तांबे की ये बनी हुई होती है। ठीक है, एनिल्ड तांबे की ये बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, एनिल्ड तांबे की ये बनी होती है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का क्या काम है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर एक्चुअल में हम सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देते ही यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, एन और एस पोल बनते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। फील्ड वाइंडिंग का इतना काम है। अब इसके बाद में फील्ड कॉइल का काम ने देख लिया, ब्रश और ब्रश होल्डर का। यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर ये ब्रशेज है, ब्रश लगी हुई है। तो ये ब्रश किसकी बनी हुई होती है, सबसे पहले तो इस चीज को काम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं किसकी बनी हुई होती है। सबसे पहले तो ये कार्बन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है भाई, कार्बन की बनी हुई होती है। लेकिन कार्बन की कहाँ, छोटे जनित्र में। ठीक है, छोटे जनित्र में। और अगर बहुत ज्यादा क्षमता का जनित्र है, बहुत बड़ा जनित्र है, तो वहां पर फिर कार्बन प्लस कॉपर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन प्लस कॉपर हो जाएगा, उसमें कुछ मात्रा कॉपर की भी मिला दी जाएगी। और कॉपर की मात्रा मिलाई क्यों जा रही है, कॉपर की मात्रा इसलिए मिलाई जा रही है ताकि ये घिसे कम से कम। ठीक है, क्योंकि बड़ा जनित्र है, रेगुलरली काम करता है, ब्रशेस ज्यादा गर्म होती है तो घिसती ज्यादा है, इसलिए उसके अंदर कॉपर की मात्रा थोड़ी मिलाई दी जाती है जिससे कि वो कम घिसे। अब इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर कार्बन ब्रशेस का मेन वर्क क्या है, मेन काम क्या है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपका आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर के साथ साथ कम्यूटेटर भी घूमता है, और कम्यूटेटर के ऊपर यहाँ पर क्या लगे होते हैं भाई, ये कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं। और इन ब्रशेस की सहायता से ही हमें क्या मिल जाता है, बाहर सप्लाई मिलती है। जो भी आपका डीसी जनरेटर जो भी आपको ऊर्जा दे रहा है, वैद्युतिक ऊर्जा दे रहा है, ये वैद्युतिक ऊर्जा में बाहर इन्हीं ब्रशेस की सहायता से मिल पाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज, एक चीज और याद रखना कि ब्रशेस को जब बदलना पड़ता है, ब्रशेस को हम कब बदल सकते हैं, कार्बन ब्रश को हमें कब बदलना चाहिए। ऐसा तो ये नहीं है कि पूरे जीवन ही एक आर्मेचर के अंदर एक ही ब्रश से काम चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इसके अंदर हमें ब्रशेस को बदलना भी पड़ता है। और ब्रशेस के मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश हमेशा आयताकार होती है। एक चीज याद रखना, इसको मैं 4 भागों में विभाजित कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं 4 भागों में विभाजित कर लेता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, मैंने 4 भागों में विभाजित किया। जब इसके ये 3 हिस्से घिस जाए और ये चौथा हिस्सा बचे, जिसे आप
तीन चौथाई हिस्सा कहते हैं। जब तीन चौथाई हिस्सा बच जाए तो इसे बदल देना चाहिए, ठीक है। मतलब इतना जब हिस्सा बच जाए इसको बदल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको बदलना चाहिए। अब यहां पर क्या होता है कि ऐसा तो है ही नहीं ना कि डायरेक्टली ही कार्बन ब्रुसेज की सहायता से ही हमें सप्लाई बाहर लगती है। भाई आप बल्ब लगा रहे हो, बल्ब कहीं तो लगा रहे हो, ठीक है भाई। ऐसा थोड़ी है कि ठीक है ये कम्यूटेटर है और इस कम्यूटेटर के ऊपर मैं यहां पर ये कार्बन ब्रश रख देता हूं और ये गिर गई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसको जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए हमें किसी चीज की तो आवश्यकता होगी। अब मेरा हाथ मान लीजिए ये होल्डर है, मैं इस होल्डर के अंदर हमारी इस ब्रश को फिट कर देता हूं और अब इसको मैं यहां पर में कम्यूटेटर के ऊपर लगाता हूं। तो कुल मिला के बात यह है कि यहां पर भी हमें एक होल्डर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, ब्रश होल्डर कह देते हैं। अब ब्रश होल्डर की संरचना इतनी अच्छे से तो मैं बना नहीं पाऊंगा, थोड़ी बहुत मैं बना देता हूं। यहां पर ये आपके पास क्या है भाई, ये है आपका ब्रश होल्डर। इस ब्रश होल्डर के अंदर यहां पर कार्बन ब्रश फिट की जाती है। क्या फिट की जाती है? कार्बन ब्रश। और यहां से क्या होती है कि स्प्रिंग होती है और इस स्प्रिंग का दबाव हमारी इस ब्रश पर लगता है, ठीक है। इस स्प्रिंग का दबाव हमारी इस ब्रश पर लगता है और ये जो दबाव लगता है कितना लगता है भाई, 100 ग्राम से ये लगता है 250 ग्राम तक। कितना लगता है? 100 ग्राम से 250 ग्राम तक ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। ये है ब्रश होल्डर। अब इतना भी नहीं है भाई आपने होल्डर में बल्ब फिट कर दिया और होल्डर बल्ब जल जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। उसके अंदर सप्लाई भी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है भाई? सप्लाई भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो सप्लाई के लिए हम ये वायर काम में ले रहे हैं, इसे हम क्या कह देते हैं? ब्रश लीड कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? ब्रश लीड कह देते हैं। तीनों चीजें हमारी कंप्लीट हुई, ब्रश हमारी कंप्लीट हुई, ब्रश होल्डर हमारा कंप्लीट हुआ, ब्रश लीड हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास ब्रश लीड हो गई। इसके बाद में रोकर प्लेट आती है। रोकर प्लेट भाई आपने होल्डर को फिट किया है, हवा में थोड़ी है, हवा में नहीं है ना। होल्डर आपने फिट किया, मकान में होल्डर फिट किया, हवा में तो होल्डर भी नहीं है। होल्डर को भी आप दीवार में कस रहे हो, तो यहां पर भी होल्डर को कसने के लिए एक दीवार की आवश्यकता होती है। और यहां पर ये होल्डर को, दीवार का काम कौन करती है? रोकर प्लेट करती है। एक प्लेट होती है जो इसी शाफ्ट पर कम्यूटेटर साइड लगी हुई होती है और इस आपके ब्रश होल्डर को इस पर कस दिया जाता है, ठीक है, इस पर कस दिया जाता है। तो ये क्या होती है भाई? रोकर प्लेट होती है। रोकर प्लेट का एक ही काम है कि ब्रश होल्डर को कस करके रखना। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ब्रश होल्डर होता है ना, वो आगे पीछे हो जाता है, या तो पीछे चला जाता है या आगे चला जाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि एमएनए से जीएनए खिसक गया, जीएनए से एमएनए आपका खिसक गया, तो उसको वापस एक जगह लाने के लिए हम क्या करते हैं? इसी रोकर आर्म को, पूरे जनरेटर को खोलने की आवश्यकता नहीं है, इसी रोकर आर्म के पेच को ढीला करके इसको आप घुमा करके वापस इसको ठीक कर सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई? या फिर मान लीजिए कि इसको चेंज करना है, ब्रश को चेंज करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं होना, इस रोकर प्लेट से आपका होल्डर आराम से निकल जाएगा। होल्डर को बाहर निकालिए, ब्रश चेंज कीजिए, वापस लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद में बात आती है एंड कवर की। देखिए एंड कवर दो प्रकार के होते हैं, एक तो फ्रंट एंड कवर और एक रियर एंड कवर, ठीक है। दो प्रकार के आपके ये एंड कवर होते हैं। फ्रंट एंड कवर का हमेशा याद रखना कि यहां पर जो एंड कवर लगेगा वो फ्रंट एंड कवर लगेगा। कहां? कम्यूटेटर साइड। कम्यूटेटर साइड कौन सा एंड कवर होता है भाई? फ्रंट एंड कवर, ठीक है। फ्रंट एंड कवर कहां लगेगा? कम्यूटेटर साइड लगेगा। और एक होता है रियर एंड कवर, रियर की कम्यूटेटर के बिल्कुल अपोजिट साइड लगता है। और ये किसके बने हुए होते हैं? ये भी वही, यदि आपका जनरेटर कास्ट आयरन का है तो इन्हें कास्ट आयरन का बनाया जाएगा, और अगर जनरेटर कास्ट स्टील का है तो इन्हें कास्ट स्टील का बना दिया जाएगा। और यहां पर बियरिंग है। अब एक छोटी सी चीज आप मेरे को बताइएगा, क्या डायरेक्टली मान लीजिए कि ये एंड कवर है, इस एंड कवर के यहाँ पर क्या होते हैं भाई? खांचे कटे हुए थे जिससे कि साफ्ट बाहर निकल सकती है, कुछ इस तरह से। ये मान लीजिए आपका एक एंड कवर मान लीजिए, और इसके बीच में एक इस तरह से क्या होता है भाई? खांचा कटा हुआ, जिसके अंदर आपकी साफ्ट फंस जाती है। लेकिन यदि मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा तो या तो बहुत ज्यादा आवाज आएगी, या फिर घूमेगा नहीं, और या फिर जंग लग जाएगी। तो ये घूम सके, आसानी से घूम सके, ठीक से प्रॉपरली काम कर सके, इसके लिए हम यहाँ पर क्या उपाय कर सकते हैं? बियरिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? बियरिंग लगाएंगे। अब बियरिंग क्या होगा? बियरिंग यहाँ पर आराम से इस तरह से फिट हो जाएगा और इस बेयरिंग के अंदर ही हम इस शाफ्ट को डाल देंगे। अब क्या होगा? बेयरिंग का अंदर वाला हिस्सा घूमेगा और बाहर वाला हिस्सा फिक्स रहता है। तो यहां पर बेयरिंग का क्या काम है? आवाज को घटाना और जो जनरेटर है उसको सफलतापूर्वक घुमाना। क्या काम है भाई? जनरेटर के जो आर्मेचर है, आर्मेचर को सफलतापूर्वक घुमाना किसका काम है भाई? हमारी बेयरिंग का काम है। समझ में आ गया बात? इसके बाद में बात आती है शाफ्ट एंड पुली की। शाफ्ट मैंने आपको बताई, ये जो आपको सामने नजर आ रही है ये शाफ्ट है। और शाफ्ट किसकी बनी हुई होती है भाई? ये बनी हुई होती है नरम स्टील की, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है? नरम स्टील की ये बनी हुई हो सकती है, नरम लोहे की ये बनी हुई हो सकती है। मेनली आपको नरम स्टील याद रखना है।
इसके बाद में जो शाफ्ट है, शाफ्ट का क्या काम है, जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर नाम की जो युक्ति है, इस पर जितनी भी चीजें लगी हुई है, जैसे कि कूलिंग फैन हो गया, रोकर आर्म हो गया, रोकर प्लेट हो गई, जो भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें हमारी शाफ्ट पर ही कसी हुई होती है। ठीक है, सारी चीजें शाफ्ट पर ही कसी हुई होती है। और यहां पर पुली की बात करें कि पुली क्या चीज है, देखिए क्या होता है कि दो जनरेटरों को हमें कभी कभी आपस में जोड़ना पड़ता है, दोनों की शाफ्ट को यांत्रिक रूप से जोड़ना पड़ता है। यदि एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाऊं तो आपके पास ये पहली जनरेटर, ये दूसरा जनरेटर, दोनों जनरेटरों की शाफ्ट को आपस में जोड़ना है, या इसे आप मोटर मान सकते हैं, इसे जनरेटर मान सकते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ना है, दोनों की शाफ्ट को। तो दोनों की शाफ्ट को यदि मैं पास पास ले आऊंगा, जुड़ जाएगी? नहीं जुड़ेगी। उनके अंदर क्या करना पड़ेगा, पुली को काम में लेना पड़ेगा। पुली क्या होती है भाई, यहां पर इन दोनों की शाफ्ट पर पुली लगाई जाती है और पुली की सहायता से दोनों जनरेटरों की शाफ्ट एक जगह कसी जा सकती है। इसके बाद में आता है कूलिंग फैन। ये जनरेटर बड़े होते हैं, काफी समय तक कार्य करते हैं, बहुत देर देर तक काम करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाते हैं। अब इनको ठंडा करना है, सबसे पहले तो कूलिंग फैन किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, याद रखना। ठीक है, कूलिंग फैन कास्ट आयरन का बना होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और ये यहां पर लगा हुआ होता है बिल्कुल कम्यूटेटर के अपोजिट साइड। ठीक है, और जब आपका आर्मेचर घूमता है तो ये कसा हुआ तो शाफ्ट पर ही है भाई, सीधी सी बात है भाई। इसी शाफ्ट पर आपने वायरिंग भी कर रखी और इसी शाफ्ट पर हमने क्या लगा दिया, इसी शाफ्ट पर हमने कूलिंग फैन भी लगा दिया। जब आपका आर्मेचर घूमेगा तो कूलिंग फैन घूमेगा कि नहीं घूमेगा, कूलिंग फैन घूमेगा, और वो ठंडी हवा इस वायरिंग तक अंदर तक पहुंचाता है, वाइंडिंग तक पहुंचाता है, जिससे कि हमारी वाइंडिंग ठंडी रहती है। ये होता है कूलिंग फैन का काम। कूलिंग फैन किसका बना होता है भाई, कास्ट आयरन का ये बना हुआ होता है। इसके बाद में बात आती है बेड प्लेट की। बेड प्लेट की, अभी आप मेरे को एक चीज बताइए, आपको ये जो संरचना नजर आ रही है किस प्रकार की है, बेलनाकार है। ठीक है, बिल्कुल बेलनाकार है। और यदि मैं इसको यहां पर कहीं पर भी रख दूं तो देखिए यहां पर जो बेलन होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर कह सके तो क्या बोलते हैं उसको, मूव करता रहेगा या विस्थापन उसमें होता रहेगा। हाँ, रुड़क जाएगा, गुड़क जाएगा, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारी जो मोटर है, रुड़के नहीं, गुड़के नहीं, या फिर कहे कि मुंह ना हो, इसीलिए हम इसके नीचे क्या लगाते हैं भाई, एक स्टैंड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक स्टैंड लगाते हैं। और इस स्टैंड के अंदर क्या होते हैं भाई, यहाँ पर कुछ छेद होते हैं जिनको फाउंडेशन पर बोल्ट्स की सहायता से कसा जाता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये जो चीज नीचे नजर आ रही है, जो स्टैंड आपको नजर आ रहा है, इसको स्टैंड नहीं कहना है, इसको बेड प्लेट कहना है। क्या कहना है, बेड प्लेट इसको कहना है। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत हल्का सा है भाई, ऐसा तो है नहीं ना कि जनरेटर बहुत हल्का सा है भाई, एक हाथ से उठा लिया और कहीं भी चले गए। जनरेटर बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसको उठाना भी पड़ता है। तो उठाने के लिए यहाँ पर क्या होता है भाई, आई वोल्ट्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आई वोल्ट्स का प्रयोग किया जाता है। आई वोल्ट स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टील के ये बनाए जाते हैं, आई वोल्ट्स का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आपको जो भी जंजीर वगैरह डालनी है, जंजीर डाल लीजिए, कोई भी रोड वगैरह डालनी है, रोड डाल लीजिए, और इसको आप आराम से 2-3 आदमी होकर के उठा सकते हैं। ये आई वोल्ट का काम है। मोटर को एक जगह से दूसरी जगह पर यदि ले जाना है तो आई वोल्ट्स की सहायता से ये सारा काम किया जाता है। इसके बाद में बात आती है टर्मिनल बॉक्स की। मैंने आपको बताया कि वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, वाइंडिंग करके जो इसके 2 सिरे जो बाहर बचेंगे वो, और जो आर्मेचर से ब्रश लीड से 2 सिरे बाहर निकले वो, इन सभी सिरों को यहां पर किसी एक बॉडी पर, इसकी बॉडी पर एक पीवीसी का क्या होता है भाई, कंटेनर या कहीं डिब्बी सी होती है जिसे हम बॉक्स कहते हैं, एक बॉक्स होता है, उसी बॉक्स में सभी चारों सिरों को यहां पर निकाल दिया जाता है। ठीक है, या चारों सिरों को यहां पर निकाल दिया जाता है, मतलब टर्मिनल्स को यहां पर निकाल दिया जाता है। इसीलिए हम इस बॉक्स को क्या कह देते हैं, टर्मिनल बॉक्स कह देते हैं। ये टर्मिनल बॉक्स किसका हो सकता है, बेकेलाइट का हो सकता है, पीवीसी का हो सकता है। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स का काम समझ में आ चुका। अब इस टर्मिनल बॉक्स से क्या होता है, इसी से हम कनेक्शन करेंगे जो मोटर जनरेटर को, सीरीज शंट जो भी आपको बनाना है, वो सारे कनेक्शन यहीं से होंगे। तो उम्मीद है आपको आज का एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।